नमस्ते बच्चों। तो हिस्ट्री की इस सीरीज़ में आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने देखा कि कैसे ब्रिटिशर्स ने एंग्लो मैसूर वॉर्स को जीता, किस तरीके से बैटल ऑफ प्लासी को जीता जिससे बंगाल उनके कंट्रोल में आ गया, किस तरीके से उन्होंने कैनेडिक वॉर्स को जीता, इस तरीके से वो लोग धीमे धीमे अपने रूल को इंडिया के ऊपर बढ़ाते जा रहे थे। सिंध के एनेक्सेशन को हमने देखा। आज हम देखेंगे पंजाब को कैसे उन्होंने अपने कंट्रोल में लेके आए, पंजाब किस तरीके से उन्होंने अपने कंट्रोल में लिया। इसके लिए उन्होंने दो वॉर्स लड़े थे। उससे पहले इस पहल को अपना आशीर्वाद देने के लिए श्री गुरु जी नए पद्म सागर जी महाराज एवं गुरनी श्री मैना सिंह जी साहेब का धन्यवाद करते हैं। साथ ही इस पहल को मूर्त रूप देने के लिए दिल्ली से श्री संजय जी संकलेचा जी एवं गुजरात से मेहुल जी रूपानी जी का भी धन्यवाद करता हूँ। ठीक है, तो आज हम देखेंगे किस तरीके से पंजाब को ब्रिटिशर्स ने अपने अंडर लिया। पहले देख लेते हैं पंजाब में रूल कौन कर रहा था। आपने एक नाम सुना होगा, अगर आपने अपने टेक्स्ट बुक्स में पढ़ा होगा, महाराजा रणजीत सिंह का नाम, जिनके नाम पर रणजी ट्रॉफी क्रिकेट की चलती है ना, महाराजा रणजीत सिंह। तो महाराजा रणजीत सिंह ने ना पंजाब का पूरा एम्पायर, उन्होंने अपना पंजाब का सिख एम्पायर क्रिएट किया गया था सिर्फ 37-38 सालों में। ठीक है, वो पैदा हुए थे। पंजाब उस समय जो एक छोटे छोटे मिस्ल में था, मिस्ल बोलते हैं, छोटे छोटे राज्यों में था, बटा हुआ था। 12 सिख मिस्ल थे, सिख रूलर्स थे छोटे छोटे। तो इस तरीके से सिख की कन्फेडरेसी थी, छोटे छोटे राज मिलके एक पूरा पंजाब को, पंजाब उस समय जो था, जो अभी पाकिस्तान में पंजाब है और इंडिया का पंजाब, उसको मिला के पंजाब। इंडिया वाला सिर्फ पंजाब नहीं, पंजाब पूरा पेशावर से लेके पूरा एटॉक तक। ठीक है, लाहौर, ये सब पंजाब के अंदर आते हैं। तो उन्होंने क्या किया, महाराजा रंजीत सिंह ने, जब वो सुकेर चकिया मिस्ल के लीडर बने अपने फादर के बाद, तो उन्होंने सोचा कि इनको हमें एकजुट होना चाहिए। तो 12 जो मिस्ल थे उनको मिलाया, एक किंगडम बनाया, सिख किंगडम, और खुद बन गए महाराजा 1801 में। उसके बाद से उन्होंने कई सारे वॉर लड़े छोटे छोटे, और कई सारे बड़े बड़े सिटीज को अपने अंडर लेके आए, जैसे कि लाहौर था, पेशावर, मुल्तान, इधर वेस्टर्न पंजाब में, हम पाकिस्तान वाला जो पंजाब है उसकी बात कर रहे हैं, और उनको बोला गया शेरे पंजाब। ठीक है, और उन्होंने फिर कैपिटल बनाया लाहौर को। ब्रिटिशर्स के साथ उन्होंने रिलेशंस अपने अच्छे बना के रखे। उन्होंने एक ट्रीटी कर रखी थी एक, कि सतलुज से ऊपर का सिख के साथ में रहेगा, सिख के अंडर रहेगा, और सतलुज के बाद का ब्रिटिशर्स के अंडर रहेगा। ये उन्होंने एक अच्छे से ब्रिटिशर्स के साथ अच्छे रिश्ते बना के चल रहे थे, बहुत अच्छे रिलेशन थे। और उनका राज भी बहुत अच्छा था, डिफरेंट रिलीजन के लोग रहते थे, डिफरेंट रेसेस के लोग रह रहे हैं, अफगान रह रहे हैं, सब लोग रह रहे हैं, कोई परेशानी नहीं थी, मतलब काफी एक अच्छा एम्पायर चल रहा था उनका। लेकिन ब्रिटिशर्स को तो अपना रूल बढ़ाना ही था। उनको तो, जैसे हमने देखा कि कैसे सिंध के एनेक्स क्यों किया, अफगानिस्तान की वजह से। अफगान को वो अपने ब्रिटिश एम्पायर था इंडिया का, उसको बफर देखते थे अफगानिस्तान को, कि अगर अफगानिस्तान में रशियन उस समय जो रूलर थे वो अगर कंट्रोल कर लेंगे तो पूरा का पूरा ब्रिटिश एम्पायर इंडियन का है वो खतरे में पड़ जाएगा। इसी ये बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए उनको पंजाब भी कैसे भी अपने अंडर लेके आना था। बट इस समय उनके अच्छे रिलेशन थे, रणजीत सिंह का जो एम्पायर था काफी स्ट्रॉन्ग एम्पायर था, अच्छा खासा था। लेकिन जैसे ही उनकी डेथ हुई, उनके बाद जो सक्सेशन के लिए, जब भी कोई किसी भी राज में ना स्ट्रॉन्ग लीडर होता है, तो उसके डेथ के बाद ना सक्सेशन के लिए काफी फाइट होती है। सेम यहाँ पे हुआ, दयाल सिंह ने स्ट्रॉन्ग रूल बनाया, काफी स्ट्रॉन्ग रूल अपना एम्पायर खड़ा किया, पंजाब सिख किंगडम खड़ा किया, लेकिन अपना कोई उत्तराधिकारी डिसाइड नहीं किया था उस समय। उसकी वजह से फाइट हुआ काफी उनके बेटों में, उनके और भी जो भी आ, भाई के बेटे वगैरह जो भी होंगे, उन्हें काफी तरीके से, तो फिर जो एम्पायर था वो बटने लग गया। और यही ब्रिटिशर्स चाहते थे कि जब बटेगा तो ब्रिटिशर्स क्या करते हैं कि आपस में लड़ाई होगी, किसी एक का सपोर्ट करेंगे और दूसरे को हरा के तो अपने कंट्रोल में कर लेंगे। तो ये महाराजा रणजीत सिंह की बात थी। अब हम देखेंगे कि कैसे वॉर्स हुए। पहला जो वॉर था उसका कारण क्या था। कारण ये था कि 1845 में सिख जो फोर्सेस थी वो सतलज को पार कर गई थी।
सतलज पार करके उन्होंने इंग्लिश फोर्सेज जो थे उनके खिलाफ मतलब एक ऑफेंसिव पोजीशन ली। वो क्यों ली? क्योंकि उनको डर लग रहा था कि सिख जो एम्पायर है उसको भी ब्रिटिशर्स एनेक्स कर लेंगे, जैसे कि उन्होंने सिंध को एनेक्स किया 1841 में, ग्वालियर को भी उन्होंने अपने एनेक्स कर लिया था उस टाइम पे। तो उनको डर था कि क्योंकि अब उनका वीक है, काफी बढ़ चुका है, एक तरीके से फाइट हो रही थी आपस में। तो उस समय का जो रूलर था उस सतलज के पास के, तो उन्होंने अपने जो फोर्सेज है उनको क्रॉस कराया, जस्ट ऐसे पोस्टर, स्ट्रॉन्ग पोस्टर दिखाने के लिए ब्रिटिशर्स को। और ब्रिटिशर्स को यही चाहिए था, उनको एक मौका मिल गया, उन्होंने फिर वॉर स्टार्ट कर दिया और फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर स्टार्ट हो गया, जो कि सिख जो थे, सिख आर्मी थी, वो हार गई इसको। और वॉर के बाद क्या होता है? ट्रीटी। फिर एक ट्रीटी हुई, ट्रीटी ऑफ लाहौर। ट्रीटी ऑफ लाहौर में क्या किया कि उस समय जो महाराजा था दलीप सिंह, जो कि बहुत ही यंग थे, 11-12 साल के थे वो थे, और उनकी मदर थी जिंद कौर। जिंद कौर, उनके साथ क्या किया ट्रीटी की कि आप जालंधर की जो दुआब है वो को पूरा पूरा ब्रिटिश के अंदर आ जाएगा। बाकी काफी पैसा भी उनको देना पड़ा, काफी वार इंडेमिटी बोलते हैं, इस वर्ड होता है इंडेमिटी, क्योंकि वॉर आप हारने के एवज में आपको पैसा देना पड़ता है। वो पैसा क्या होता है कि ब्रिटिशर्स का जितना भी खर्च हुआ वॉर को लड़ने में, वो वाला भी जो हारेगा वॉर उसको देना पड़ेगा। ठीक है। और क्या किया कि ब्यास और इंडस के बीच की जो टेरिटरी है वो भी इंग्लिश को आ गई, मतलब काफी ऊपर तक अब इंग्लिश पहुंच गए थे, काफी ऊपर तक। और सिख को बस एक नाम के लिए उनको रखा, बस एनेक्स नहीं किया, बस नाम के लिए आप दिलीप सिंह है और जिंद कौर है वो नाम के लिए वहां पर रूल कर रहे हैं। अब ब्रिटिशर्स का एक एजेंट रहेगा वहां पर, रेजिडेंट एजेंट, तो वहां पर रह के उसके पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छे से देखेगा, जो कि हेनरी लॉरेंस सिख कोर्ट में रहेगा, क्योंकि सबके साथ ये करते थे ब्रिटिशर्स। ठीक है। तो क्या किया कि एक रेजिडेंट रहेगा, काफी टेरिटरी उन्होंने अपनी खुद के कैप्चर में भी कर ली, और बाकी का जो था उसमें भी एक रेजिडेंट रहेगा, उनके पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को देखेगा। ये ट्रीटी ऑफ लाहौर होगी 1846 की। अब सेकंड एंग्लो सिख वॉर हुआ। अब चूंकि पहला काफी ह्यूमिलेशन था उनके लिए, सिक्स के सिख बहुत ही प्राउड रूलर्स थे, लेकिन अब जिस तरीके से उनको फर्स्ट वॉर में हार झेलनी पड़ी, जिस तरीके से उन्होंने ट्रीटी करी, तो उसके बाद से उनको अच्छा नहीं लग रहा था। और सो सिख और जो रीजेंट था वो भी ब्रिटिशर्स उसको अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहे थे, महारानी को भी अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहे थे, जिंद कौर जो थी। और उनको लाहौर से, उसमें लाहौर कैपिटल थी, लाहौर से हटा दिया, एक ये बोल के कि आप कॉन्स्पिरेसी कर रहे हो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। यही करते थे ब्रिटिशर्स, कुछ भी उल्टा सीधा बोल के कैसे भी राजा को हटाना है। ठीक है। और जो क्या हुआ कि एक जो मुल्तान जो था उसको एक सिख का गवर्नर था, मुल्ताज, दीवान के नाम, दीवान होता था मुलराज, वो गवर्न कर रहा था उसको। और वो ब्रिटिशर्स के उसको अच्छा नहीं लग रहा था कि रूल ब्रिटिशर्स कर रहे हैं। ठीक है। तो जैसे ही टैक्स की एक बार काफी ज्यादा डिमांड आई ब्रिटिशर्स की तरफ से, लाहौर से मुल्तान आगे है और वेस्ट में, तो उसने उस चीज को देने से मना कर दिया। बस यही ब्रिटिशर्स को चाहिए था। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि वहां के गवर्नर को हटा दिया, दीवान मुलराज को हटाने की कोशिश की, और अपना ब्रिटिश एजेंट पैट्रिक पेंस को, सरदार खान को बनाया गवर्नर, सरदार खान, और अपना एक ब्रिटिश एजेंट भेज दिया, पैट्रिक वेंस एनजू। जैसे ये एनजू जा रहा था, तो जो मुलराज के जो ट्रूप्स है, उसके जो लॉयल ट्रूप्स हैं, उसने उसको मार दिया। ठीक है। ये स्टोरी में बस बता रहा हूँ जिससे कि आपको थोड़ा सा आइडिया लगे क्या हो क्या रहा है, कि वहां का जो गवर्नर था दीवान मुलराज, उसने मना किया अपना टैक्स देने से। तो इसलिए ब्रिटिशर्स क्या करेंगे, उनको मौका मिल गया तो उसको हटा देंगे, अपना आदमी रखेंगे, सरदार खान को भेज रहे थे और एक ब्रिटिश एजेंट भेज रहे थे। तो ब्रिटिश एजेंट तो उसको मुलराज की ट्रूप्स ने हरा दिया, मार दिया, सॉरी, राइट। उसको मारने के बाद से जो उसकी लॉयल ट्रूप्स थी और बाकी की और भी जो ट्रूप्स थी, वो सबने मिलकर ब्रिटिशर्स के ऊपर एक वॉर एक तरीके से स्टार्ट कर दिया। ठीक है। लेकिन ब्रिटिशर्स स्ट्रांग थे, तो कई सारे बैटल हुए, जैसे रामनगर में हुआ, चिलिया वाला बैटल हुआ। रामनगर के बैटल का कोई रिजल्ट नहीं आया, और चिलिया वाले बैटल को लेकिन सिख जीत गए थे। लेकिन फाइनल जो बैटल हुआ वो गुजरात में हुआ, चेनाब के पास। अभी जो गुजरात, प्रेजेंट गुजरात नहीं है, उस समय जो मतलब पाकिस्तान में है, वहां हुआ। और ये ब्रिटिशर्स जीत गए ना। एक जो अफगान के, जो हम सिंध के टाइम पे अपने पढ़ा था, मोहम्मद खान, दोस्त मोहम्मद खान, वो भी सिख के साइड से लड़े थे, लेकिन फिर भी सिख जीत नहीं पाए। ठीक है। तो अगर जैसे क्वेश्चन बनता है कि किसके साइड से लड़े थे दोस्त मोहम्मद खान, तो वो सिख के साइड थे इस समय सेकेंड एंग्लो वॉर में, फिर भी वे हार गए। अब इसके बाद इसका रिजल्ट क्या हुआ?
रिजल्ट ये हुआ कि उन्होंने पूरी तरह से पंजाब को अब एनेक्स कर दिया। एनेक्स मतलब अपने कंट्रोल में कर लिया सीधा सीधा। उनका जो वहाँ पे कमिश्नर बना दिया, फर्स्ट चीफ कमिश्नर जो था वो जॉन लॉरेंस, जो पहले रेजिडेंट था, उसी को कमिश्नर बना दिया। अब वहाँ का जो राजा था दिलीप सिंह, उसको इंग्लैंड भेज दिया। वो इंग्लैंड नहीं रहे दिलीप सिंह, 11 साल का लड़का था, और वो पूरी तरह से ब्रिटिश के साथ में उसको पूरी तरह से मतलब सम्मान के साथ उसको वहाँ पहुँचा दिया। लेकिन उसको मदर जो थी, महारानी थी जिन कौर, उसको सेपरेट कर दिया और उनको फिरोजपुर रख दिया गया। बस थोड़ा सा बहुत पैसा देके उसको अलग कर दिया। तो ये हुआ, इस तरीके से पंजाब जो है वो पूरी तरह से ब्रिटिशर्स के अंडर आ गया, उनके अंडर कंट्रोल में आ गया 1849 में। तो इसका क्रेडिट किसको मिला? डलहौजी को मिला। डलहौजी को पूरा इसको क्रेडिट मिला, क्योंकि अब पंजाब कंट्रोल में आने की वजह से अफगानिस्तान अब सीधा सीधा एक्सेस मिल गया पूरी तरह से अच्छे से। तो ईस्ट से लेके वेस्ट तक अब पूरा का पूरा जो इंडिया है वो ब्रिटिशर्स के डायरेक्ट कंट्रोल में आ गया। अच्छा, एक और चीज़ है, जो कोहिनूर है वो इसी के बाद से अब ब्रिटिशर्स के अंडर आ गया। कोहिनूर वो अभी तक रणजीत सिंह के साथ पास था, उसके बाद से दिलीप सिंह के पास था, तो लेकिन अब कोहिनूर ब्रिटिशर्स ने ले लिया। वैसे रणजीत सिंह ने कोहिनूर को बोला था कि वो जगन्नाथपुरी के पास जाना चाहिए, लेकिन वो जा नहीं पाया, और ब्रिटिशर्स ने इसने अपने कंट्रोल में कोहिनूर ले लिया। तो अब ये मैप में आप देखो कि अब ब्रिटिशर्स के अंडर में क्या क्या आ गया। जितना भी ये पिंक वाला दिख रहा है ये पूरा का पूरा ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में है। यहाँ से लेके उन्होंने स्टार्ट कहाँ से किया था? बंगाल से स्टार्ट किया था। तो 1757 से स्टार्ट किया, बैटल ऑफ प्लासी के बाद, और अभी 1849 हम बोल रहे हैं, 1849 में पंजाब को कर दिया। तो काफ़ी मतलब 90-95 साल लग गए पूरा यहाँ तक आने में इनको, ब्रिटिशर्स को। और ये पूरा हमने देख लिया किस तरीके से पूरा का कंट्रोल किया है। अभी ये मैसूर और ये जो निज़ाम, ये जितने भी ये जो स्टेट्स हैं वो राजा रूल कर रहे हैं, बट डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं है ब्रिटिशर्स के। ठीक है, जैसे राजपुताना है, होलकर्स हैं, ये कच्छ में है, ये सब क्या है? प्रिंसली स्टेट्स बोलते हैं, मतलब प्रिंस वहाँ का रूल कर रहे हैं, ब्रिटिशर्स रूल नहीं कर रहे। बट ब्रिटिशर्स के उनके साथ कुछ ना कुछ ट्रीटी है, जान के साथ ट्रीटी थी। अब आगे हम थोड़ा सा देखेंगे किस तरीके से और भी छोटे छोटे जो राजा बचे हुए हैं, प्रिंसली स्टेट्स बचे हुए, उनको कैसे अपने कंट्रोल में उन्होंने किया था। ये अब देखेंगे। तो ये यहाँ पे ये तो आपको दिख रहा है कि 1857 तक, यहाँ तक ये पहुँच गया, 1857 तक पूरा का पूरा ब्रिटिशर्स के अंडर में आ गया। ठीक है, एक पॉलिसी स्टार्ट की थी उन्होंने, सब्सिडी अलायंस, जिसका एक्चुअली इसको इम्प्लीमेंट किया थी तो बहुत पहले से, लेकिन उसको बहुत ही एग्रेसिवली इम्प्लीमेंट किया लॉर्ड वेल्सली ने 1798 से 1805 के बीच में, सब्सिडी अलायंस का। जिसके थ्रू उसमें क्या था कि एक ट्रीटी करते थे जो भी प्रिंसली स्टेट्स होगा उसके साथ, जिसको मैंने पहले भी डिस्कस किया है कि हम आपको प्रोटेक्शन देंगे बाहर किसी भी और प्रिंसली स्टेट से, लेकिन हमारा रेजिडेंट आपके यहाँ रहेगा, और जो हमारी ट्रूप्स रहेगी, रेजिडेंट रहेगा जो कि एडमिनिस्ट्रेशन को देखेगा, और हमारी जो ट्रूप्स रहेंगी, हमारे जो सैनिक रहेंगे, उस ट्रूप्स का भी खर्चा आपको देना पड़ेगा। बस हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे बाहर के लोगों से। तो ये एक ट्रीटी करके वो सब्सिडी अलायंस करते थे। ठीक है, तो उसमें जो राजा था वो सिर्फ नाम के लिए रह जाता था, क्योंकि रेजिडेंट जो रहता था वही देख रहा है। तो एक तरीके से सॉवरेंटी जो वर्ड होता है, सॉवरेंटी खत्म हो जाती है। सॉवरेंटी क्या होती है कि आपकी टेरिटरी में आपका ही कंट्रोल है। जैसे इंडिया एक सॉवरेन कंट्री है, तो इंडिया के टेरिटरी में इंडिया की पार्लियामेंट जो भी कानून बनाती है वही चलता है, उसके ऊपर कोई कानून नहीं है। इसी तरह से जो राजा है वहाँ छोटे छोटे राज्यों में, उनकी सॉवरेंटी खत्म हो जाती थी, क्योंकि उनको अब फ्री होकर डिसीजन नहीं ले सकते थे। जो रेजिडेंट है उसका उसकी परमिशन लेनी पड़ती थी। फॉरेन पॉलिसी में भी उसी का पूरा कंट्रोल रहता था कि किसके साथ वॉर लड़ना है, किसके साथ नहीं लड़ना है, किसके साथ क्या ट्रीटी करनी नहीं करनी है। तो इस तरीके से सब्सिडी अलायंस, तो इसमें ब्रिटिशर्स को फायदा था। ब्रिटिशर्स को ये फायदा था कि उनको डायरेक्ट रूल नहीं करना पड़ा लोगों को, डायरेक्ट रेवेन्यू उनको जनरेट नहीं करना पड़ रहा, डायरेक्ट उनको लोकल जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो नहीं देखना पड़ रहा, और रेस्पॉन्सिबल नहीं है। लोग तो राजा को देखेंगे ना, राजा ही रूल कर रहा है उनको, ऐसा था। लेकिन रियल जो कंट्रोल है वो ब्रिटिशर्स के हाथ में था, जो भी डिसीजन लेने हैं वो उनके हाथ में थे, लेकिन रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी। तो ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट था इस सब्सिडी अलायंस का, ब्रिटिशर्स के एम्पायर को खड़ा करने में। ठीक है, तो जैसे बताया मैंने, लॉर्ड वेल्सली ने इसको प्लान किया अच्छे से,
ये बात अलग है, इस टर्म को इंट्रोड्यूस किया था फ्रेंच गवर्नर डुप्लेक्स, जो हम फ्रेंच एंग्लो फ्रेंच वॉर्स में जिसका नाम आता है डुप्लेक्स का, उसने ये इंट्रोड्यूस किया था ये टर्म, लेकिन इम्प्लीमेंट किया लॉर्ड वेल्सली ने अच्छे से। ठीक है, बाकी और मैंने बता दिया इसमें कैसे क्या है। तो फीचर्स में बताया मैंने जैसे कि जो किसी भी फॉरेन जो पावर है उसके साथ किसी के साथ ट्रीटी नहीं कर सकते थे ब्रिटिशर्स के बिना। ठीक है, और किसी भी फॉरेन जैसे फ्रेंच है डच है उनके किसी की सर्विस नहीं ले सकते थे, और किसी भी इंडियन स्टेट के साथ भी पॉलिटिकल कनेक्शन नहीं कर सकते थे ब्रिटिशर्स के अप्रूवल के बिना। ठीक है, तो पूरी तरह से कंट्रोल था ब्रिटिशर्स का। अब इसमें स्टेट कौन कौन से हुए, तो हैदराबाद जो है 1798 में हुआ, सब्सिडी अलायंस में था हैदराबाद। जैसे हमने देखा कि डायरेक्ट रूल में नहीं था, ग्रीन चीज में दिख रहा था मैप में, तो 1798 में उसके साथ सब्सिडी अलायंस कर लिया था। तो हैदराबाद में ब्रिटिशर्स की ट्रूप्स रहती थी, वही उनके पूरे फॉरेन पॉलिसी को देख रहे हैं, लेकिन रूल अभी निजाम कर रहा था। निजाम ने तो 1947 तक रूल किया। ठीक है, तो हैदराबाद हुआ, उसके बाद मैसूर हुआ जो टीपू सुल्तान को हराया था 1799 में, फोर्थ फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर था। तंजौर हुआ, अवध हुआ, पेशवा जो थे मराठा के साथ, सिंधिया गायकवाड़, इनके साथ सबने जो भी इंपॉर्टेंट रूलर्स थे उनके साथ में सबसे अलायंस कर रखा था। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉलिसी थी ब्रिटिशर्स की ये, अपने को अपने रूल को इंडिया में कंसोलिडेट करने के लिए, स्ट्रांग बनाने के लिए। ठीक है, तो इस पर क्वेश्चन आ जाता है कि सबसे अलायंस क्या है, उसका क्या इंपॉर्टेंस था। तो आप उसमें फीचर्स लिख दोगे, उसमें क्या क्या फीचर्स हैं, और फिर उसको बता दोगे किस तरीके से उन्होंने किस इन इन सारे इनके नाम लिख दोगे कि इनकी वजह कैसे इनको उसने अपने सबसे अलायंस के थ्रू अपने कंट्रोल में लेके आए ब्रिटिशर्स। फिर एक डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स क्या था कि अगर कोई भी प्रिंसली स्टेट है और उस प्रिंसली स्टेट का कोई उत्तराधिकारी नहीं है, तो उस राज्य को ब्रिटिशर्स अपने सीधे कंट्रोल में ले सकते हैं, एनेक्स कर सकते हैं। उत्तराधिकारी नहीं है, मेल उत्तराधिकारी नहीं है। ठीक है, फीमेल हो तो उससे कोई बच्चा नहीं है जो कि उसका उत्तराधिकारी हो, तो उसको सीधा सीधा एनेक्स कर सकते हैं ब्रिटिशर। ये एक पॉलिसी थी। ये पॉलिसी पहले से थी, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट किया बहुत ही मतलब तरीके से, वो थे लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ने किया, पंजाब को भी एनेक्स किया लॉर्ड डलहौजी ने। और डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के अंदर कई सारे राज्यों को, जिसमें कि सबसे फेमस है झांसी। झांसी का जो वॉर हुआ था वो इसी बेसिस पे हुआ था, झांसी का कोई उत्तराधिकारी नहीं था, जो रानी लक्ष्मीबाई थी। लेकिन उन्होंने दत्तक पुत्र लिया, किसी अडॉप्ट किया, तो उसको उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया कि अडॉप्शन एक्सेप्ट नहीं करेंगे। राइट, तो इस तरीके से भी इन्होंने कई सारे छोटे छोटे राज्यों को, सतारा किया था, झांसी किया, नागपुर किया, जैतपुर किया, कई सारे छोटे छोटे किंगडम्स को अपने सीधे कंट्रोल में कर लिया, एनेक्स कर लिया, छोटे छोटे को सीधा एनेक्स कर लिया उन लोगों ने, ब्रिटिशर्स ने। तो ये एक डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट की काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉलिसी थी अपने रूल को इंडिया में एक्सटेंड करने के लिए। राइट, और किसको जाता है इसका क्रेडिट, लॉर्ड डलहौजी को जाता है। और ये एक बहुत बड़ा एक्चुअली कॉज भी बना 1857 का। हम रिवोल्ट पढ़ेंगे 1857 की क्रांति, आपने जैसे अगर सुना होगा, तो 1857 क्रांति क्या कारण है, क्या है, वो हम आगे वीडियोस में देखेंगे। उसमें एक बहुत बड़ा कारण ये भी था, जैसे अवध को उन्होंने, डलहौजी ने अवध को एनेक्स कर लिया था, 1856 में एनेक्स किया था। उसको भी डॉक्टर लैब्स के अंडर ही किया था, और साथ में ये बोला कि आप वहाँ पे जो माल एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से नहीं हो रहा, लोगों के इंटरेस्ट में नहीं हो रहा है, पीपल के इंटरेस्ट में नहीं है। इस बेसिस पे उसको सीधा सीधा अपने एनेक्स कर लिया, सीधा कंट्रोल में ले लिया था अवध को। और अवध के कई सारे जो लोग थे वो ब्रिटिश की सेना में थे, और ये एक बहुत बड़ा कॉज बना था। राइट, और रानी झांसी का तो हमने डिस्कस कर ही लिया, किस तरीके से रानी झांसी के साथ वॉर हुआ था, 1857 के बाद ही हुआ था। तो फाइनली अब हम देखते हैं एंग्लो अफगान वॉर। ठीक है, दो एंग्लो अफगान वॉर्स हुए थे। तो पहला जो अफगान वॉर था, उसके पीछे कारण था कि ब्रिटिशर्स ने, वहाँ पे एक अमीर था शाह सूजा, शाह सूजा और रंजीत सिंह। रंजीत सिंह 1839 तक थे ना, तो अभी 1838 में उसके साथ ट्राईपेटेड ट्रीटी की,
तासूजा, रंजीत सिंह और ब्रिटिशर्स ने। अच्छा, उस समय जो रूल कर रहा था वो दोस्त मोहम्मद रूल कर रहा था उसमें अफगानिस्तान में। और रीज़न अफगानिस्तान क्यों इम्पोर्टेंट इतना ब्रिटिशर्स के लिए था वो मैं कई बार बता चुका हूँ। मेनली रसिया और ईरान, मतलब रसिया से डर था इंडियन एम्पायर, ब्रिटिशर्स का जो इंडियन एम्पायर है उसको। इस समय जो दोस्त मोहम्मद खान है वो रसिया के साथ उसके रिलेशंस थे। ब्रिटिश ने भी कोशिश की थी कि दोस्त मोहम्मद के साथ अच्छे रिलेशन बनाए, लेकिन दोस्त मोहम्मद खान का कहना था कि आप जो पेशावर है रंजीत सिंह थे, आप मुझे दिलवाओ। पेशावर जो था वो रंजीत सिंह के अंदर था, और अफगानिस्तान दोस्त मोहम्मद चाहता था कि पेशावर भी वो उनको मिले, तब वो ब्रिटिशर्स की हेल्प करेगा और रशियंस के साथ अपने रिलेशंस नहीं रखेगा। लेकिन ये ब्रिटिशर्स के हाथ में नहीं था रणजीत सिंह को बोलना कि पेशावर को उनको दे दे। तो उसने कोशिश की कि ऑब्वियसली जो कोई भी एक कोई ना कोई तो ऐसा आदमी होगा जो उसके अगेंस्ट काम कर सकता होगा। तो अमीर था एक और, तासूजा, उसके साथ एक ट्राइपेटेड ट्रीटी की तीनों ने मिलकर। उस ट्रीटी में क्या किया कि ये डिसाइड हुआ कि तासूजा होगा उसको गद्दी पे बिठाया जाएगा, उसको थ्रोन दिया जाएगा। सिख की जो आर्मी होगी वो तासूजा को हेल्प करेगी। तासूजा का जो फॉरेन पॉलिसी होगी वो ब्रिटिशर्स की हेल्प से डिटरमाइन होगी। यही चाहते थे ब्रिटिशर्स, कैसे भी फॉरेन पॉलिसी अफगानिस्तान की उनके कंट्रोल में आ जाए। वो बस चाहते थे कि रशियंस के जो भी डिजाइन हैं वो फुलफिल ना हो पाए, सो दैट दे कैन प्रोटेक्ट देयर इंडियन एम्पायर। ठीक है, तो बेसिकली ये तीनों एक दूसरे को हेल्प करना चाह रहे थे। तासूजा को थ्रोन मिल रहा था, ठीक है। अब रणजीत सिंह को क्या मिल रहा था, रणजीत सिंह को ये डिसाइड हुआ कि आपको इंडस जो है उसका जो राइट बैंक है, मतलब राइट बैंक पाकिस्तान वाला साइड, अफगानिस्तान पाकिस्तान वाला साइड, वो वाला क्लेम पूरा रणजीत सिंह के हाथ में आ जाएगा। ठीक है, और सासूदा सिंध है नीचे, सिंध में अपना क्लेम करना बंद कर देगा। और ब्रिटिशर्स को तो मेन अपना फॉरेन पॉलिसी कंट्रोल में आ जाए ये चाहिए था बस। बाकी तो बाकी तो वो लोग अपना रूल करते रहे वहां पे, राइट। तो ये डिसाइड हुआ। अभी इसी ट्रीटी के बाद क्या हुआ कि एकदम से उनको वॉर लड़ना पड़ा, तभी उसी टाइम पे दोस्त मोहम्मद खान का और रशिया के साथ ऐसे रिलेशन हो रहे थे कि ब्रिटिशर्स को जल्दी से वॉर स्टार्ट करना पड़ा। अब इस वॉर का रिजल्ट क्या हुआ, वॉर में जो ये तीनों की आर्मी थी वो जीत गई, दोस्त मोहम्मद खान को सरेंडर करना पड़ा। तो सरेंडर करना पड़ा, वो उसको रशियन से मिलिट्रीली हेल्प नहीं मिली, जस्ट डिप्लोमेटिक रिलेशंस थे। और सासूजा को उसके गद्दी पे बिठा दिया 1839 में, और दोस्त मोहम्मद खान को भेज दिया गया कलकत्ता में। लेकिन जो वहाँ की जनता थी अफगानिस्तान की, उसको ये पसंद नहीं आया। और वहाँ पे एक लीडर हुआ सुजाउद्दौला, उसने अफगानिस्तान आवाम मतलब वहाँ की जनता को लीड करते हुए उसके सासूजा को एक के खिलाफ एक तरीके से प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो इसकी सासूजा को वहाँ पे मार दिया गया इनफैक्ट। ठीक है, वहाँ की जनता के लीडर्स ने, अमीर ही थे वहाँ के, अमीर ने ही उनको मार दिया। अब जो ब्रिटिश का जो एजेंट था उसको भी मार दिया। और इस वॉर एकदम से जो स्टार्ट हुआ उसमें ब्रिटिशर्स को काफ़ी काफ़ी उनकी जो आर्मी है उनकी डेथ हुई, अराउंड 20,000 आर्मी ट्रूप्स की डेथ हुई और करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। तो फाइनली उन्होंने डिसाइड किया कि अब ट्रीटी करिए, हम यहाँ पे जीत तो सकते नहीं क्योंकि जनता अगेंस्ट हो गई। ये सबसे बड़ी बात थी कि वहाँ के लोग अगेंस्ट हो गए ब्रिटिशर्स के, तो अब उनको वहाँ से भागना ही था। उन्होंने जल्दी से एक ट्रीटी करी और दोस्त मोहम्मद खान को फिर से एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है, तुम ही वापस से जो कलकत्ता में बिठा के रखा था आप वापस जाइए, फिर से अमीर बन के रहिए। ठीक है, और इसके बाद से 1842 के बाद से ब्रिटिशर्स ने अफगानिस्तान की तरफ देखना बंद कर दिया। तो जो ऑकलैंड था एक, तो इस समय जो गवर्नर जनरल था इंडिया का, ऑकलैंड ने इसमें कोशिश की कि कैसे भी इसको कंट्रोल किया, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया। के बाद से फिर ब्रिटिशर्स ने उसकी तरफ काफ़ी लंबे टाइम तक नहीं देखा अफगानिस्तान का। अफगानिस्तान फिर अपना रूल करता रहा और उसके अपने रसिया के साथ जो भी डिप्लोमेटिक रिलेशन होने थे दोस्त मोहम्मद खान के वो चलते रहे। ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि 1878 42 के बाद 1878 अराउंड 35 ईयर्स, उस समय क्या हुआ कि अब ब्रिटिशर्स को तो
ये तो था कि कैसे भी उस पर कंट्रोल तो करना ही है। बीच में ही क्या हुआ कि 1855 में ही दोस्त मोहम्मद ने ब्रिटिश के साथ एक डिप्लोमेटिक रिलेशन करने के लिए एक ट्रीटी की थी, ट्रीटी ऑफ पेशावर। ठीक है, लेकिन अब फास्ट फॉरवर्ड करके हम जाते हैं 1876 में रसिया के साथ अफगानिस्तान ने एक अपनी बाउंड्री है वो फिक्स कर ली। लेकिन कुछ समय बाद क्या हुआ कि रसिया ने एक डिप्लोमेटिक मिशन भेजा काबुल में, जो कि काबुल ने उसको इनवाइट नहीं किया था, फिर भी आया। लेकिन उसने उसे शेर अली खान, उसमें जो दोस्त मोहम्मद खान का बेटा था, वो वहाँ पर रूल कर रहा था उस समय। उसने कोशिश भी की उसको रोकने की, लेकिन वो फेल हो गया, मतलब उसने रोक नहीं पाया जो रशियन के जो मिशन था। लेकिन ब्रिटिशर्स ने चाहा कि हम भी अपना मिशन भेजेंगे, जो कि शेर अली ने पूरी तरह से मना कर दिया। अब वो जस्ट प्रिटेंड कर रहा था कि वो उनको रोक नहीं पा रहा है रशियंस को, ऐसा नहीं था। रशियंस तो वो चाहता था अच्छे स्ट्रॉन्ग रिलेशन के लिए। ठीक है, अब ये लॉर्ड लिटन उस समय थे, उसने एक डिप्लोमेसी भेजा, वो शेर अली ने एक्सेप्ट नहीं किया और उसे वापस भेज दिया। इसी से सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर स्टार्ट हो गया। अब सेकेंड एंग्लो वॉर में क्या हुआ, ब्रिटिशर्स की जीत हुई और जो शेर अली खान था उसका बेटा दोस्त मोहम्मद का, उसको हार का सामना करना पड़ा, उसको भाग के आना पड़ा तुर्कमेनिस्तान में, उसमें तुर्किस्तान बोलते थे। अब उसका बेटा था मोहम्मद याकूब खान, उसने ट्रीटी साइन की, वो तो भाग गया। तो उसके बेटे याकूब ने ट्रीटी साइन की गैंडमक की ब्रिटिशर्स के साथ। ठीक है, कोशिश की कि जिससे कि ब्रिटिशर्स पूरा कंट्रोल न करे पूरे के पूरे उस पर। लेकिन इस ट्रीटी में क्या डिसाइड हुआ, गैंडमक में जो फॉरेन रिलेशन है वो पूरी तरह से ब्रिटिशर्स के हाथ में दे दिए। यही चाहते थे ब्रिटिशर्स के फॉरेन रिलेशन उसके हाथ में आ जाए, तो फॉरेन रिलेशन उसके कंट्रोल में आ गए। ठीक है, और ब्रिटिश का एक रेजिडेंट रहेगा वहाँ के, जो नॉर्मली वो करते थे रेजिडेंट को रखते थे, रेजिडेंट रहेगा जो कि उनके एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छे से देखेगा। लेकिन उसी साल जब ट्रीटी साइन हुई 1879 में, उसी साल सितंबर में क्या हुआ कि उसका जो रेजिडेंट था उसको मार दिया, उससे फिर से वॉर हुआ। अब वॉर हुआ तो याकूब खान को इसका सरेंडर करना पड़ा और उसको देहरादून एज ए प्रिजनर भेज दिया गया। इस तरीके से अफगानिस्तान जो है वो ब्रिटिशर्स के सीधे सीधे पूरी तरह से कंट्रोल में आ गया। राइट, अब देखते हैं एंग्लो बर्मीज वॉर। तो हमने देखा कि ब्रिटिशर्स ने वेस्ट में पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया, अफगानिस्तान तक कंट्रोल हो गया। अफगानिस्तान में डायरेक्ट कंट्रोल रहा उनका 1920 तक। अब 1917 में जब रसिया की क्रांति हुई, उसके बाद से फिर से उनको इंडिपेंडेंस, काइंड ऑफ इंडिपेंडेंस मिली थी फॉरेन रिलेशंस में अफगानिस को। लेकिन तब तक वो ब्रिटिशर्स के पूरी तरह से कंट्रोल में रहा, पूरी तरह से जो फॉरेन रिलेशन हैं अफगानिस्तान के वो पूरी तरह से ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में। अब ईस्टर्न साइड देखते हैं, बर्मा। बर्मा मतलब म्यांमार, करेंटली हम म्यांमार बोलते हैं। बर्मा में क्या चल रहा था, तो 1824-26 में फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वॉर हुआ। उस समय बर्मा था पॉनमुंग डायनेस्टी में, पॉनमुंग डायनेस्टी थी उस समय। ठीक है, ये डायनेस्टी जो थी उसने क्या किया कि जो थाईलैंड है उस समय सियाम बोलते थे, उसको एनेक्स कर लिया था पहले ही। उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते क्या है। और चाइना में डायनेस्टी थी किंग डायनेस्टी, उसके साथ ब्रिटिशर्स के फ्रेंडली रिलेशन थे। ठीक है, तो जो किंगडम सियाम किंगडम है उसने चाइना को अप्रोच किया, जिससे कि चाइना का जो था उसने बर्मा के रूलर्स के खिलाफ वॉर स्टार्ट कर दिया, जिसमें चाइना जीत गया। लेकिन बर्मा जो है वो वेस्ट साइड अब देखने लग गया, अपने एक्सपेंड करने के लिए, अपने राज्य को और एक्सपेंड करने के लिए। और वेस्ट में था ब्रिटिश रूल बंगाल तक। ठीक है, लेकिन जो अरकन रीजन था, अरकन रीजन है जो अभी हमारा नॉर्थ ईस्ट रीजन है, वो पूरा रीजन वो लगभग काइंड ऑफ इंडिपेंडेंट था मुगल टाइम से ही, पहले से ही। तो बर्मीज ने वहाँ पे अपने आर्मीज भेजी, तो मणिपुर को पहले 1813 में, फिर अब असम को 1817-19 में कैप्चर कर लिया। अब ये था कि ब्रिटिशर्स के एकदम क्लोज आ गए वो बंगाल के पास। तो अब ब्रिटिशर्स तो देख नहीं सकते थे इसको कैसे भी, उन्होंने तो अपने को प्रोटेक्ट करना, पता चला कि वहाँ पे आ जाएगा। लेकिन बर्मीज तो अपनी कैपेसिटी को ओवर, उन्होंने सोचा कि कर सकते हैं वो, मतलब ब्रिटिशर्स को हरा सकते हैं, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं था। ठीक है, तो अब जो भी एनक्रोचमेंट उन्होंने कोशिश की उसको ब्रिटिशर्स ने अच्छे से रिप्लाई किया। ठीक है, और जिसमें कि ब्रिटिशर्स ने
सीधा असम तक पहुंच गए, बंगाल से सीधा असम तक पहुंच गए, उसको हरा दिया। और लैंड से गए चिटगांव पे, जो था अभी चिटगांव कहाँ पे, बांग्लादेश में, वहां से फिर अरकन में घुसे लैंड के थ्रू, और सी के थ्रू भी आए। ठीक है। और सी के थ्रू सीधा एक मद्रास से भी डायरेक्ट आया इरावदी रिवर पे। ये काफी लंबा चला वॉर, लेकिन जिसमें ब्रिटिशर्स की जीत हुई, जिसमें 20,000 जो एंग्लो इंडियन आर्मी है उनकी डेथ हुई। काफी महंगा पड़ा ये वॉर, लेकिन वर्मा के साथ एक ट्रीटी साइन की, ट्रीटी ऑफ येंडबू। और ब्रिटिशर्स को ट्रीटी में ये डिसाइड किया गया कि ठीक है, हम आपस अपने आप वर्मा तक रहिए, हम अपना यहाँ तक रूल करेंगे। लेकिन काफी बड़ा एरिया अब ब्रिटिशर्स के हाथ में आ गया, तो काफी लंबे टाइम तक पीस रहा। लेकिन क्या हुआ कि वो वहाँ के जो मर्चेंट्स, ब्रिटिश मर्चेंट्स वहाँ पर जाते थे रंगून में, वहाँ पे ट्रेड करने के लिए, उनसे उनको प्रॉब्लम होने लगी बर्मीज को। उनको लगा कि ये लोग हमारे यहाँ आके हम हमारा फायदा उठा रहे हैं। और ये जो चीज़ है, वो ट्रेडर्स ने, मर्चेंट्स ने कलकत्ता में ब्रिटिशर्स को बताया कि कैसे बर्मी ऑफिसर्स उनको परेशान कर रहे हैं। अब ये मौका मिल गया। इस समय रूल कर रहा था कौन? डलहौजी, जिसने कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स को किया, जिसने कि पंजाब को एनेक्स किया। डलहौजी का सिर्फ एक ही पर्पस था, कैसे भी करके ब्रिटिश एम्पायर को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग किया जाए, और ज्यादा एक्सपेंड किया जाए। इसके लिए उसने क्या एक मौका ढूंढा, तो उसने बोला कि आप कंपनसेशन दो, बर्मा को बोला कंपनसेशन दो, आपने जो भी मर्चेंट्स को प्रॉब्लम हो रही है उसके पीछे कंपनसेशन दो, उनके जो लॉस हो रहा है ट्रेड का। लेकिन इसके लिए बर्मा ने कोई रिप्लाई नहीं किया, और सीधा यही एक बहाना बना के वॉर इम्पोज कर दिया बर्मा पे ब्रिटिशर्स ने, डलहौजी ने। ठीक है। अब ये वॉर में उनको पता था ब्रिटिशर्स को हम जीतेंगे, वॉर में सीधा पहले ही दिन पोर्ट ऑफ मटवाना वो कंट्रोल में कर लिया, और पेगू उस समय जो इम्पोर्टेंट रीजन था उसको कैप्चर कर लिया, और पूरा जो पेगू है उसको नाम रख दिया लोअर बर्मा। तो इस तरीके से बर्मा भी 1853 में ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में आ गया। और ब्रिटिशर्स अब कहाँ तक पहुँच गया, डोमिनियन उनका सिंगापुर तक पहुँच गया। सिंगापुर उस समय बर्मीज के अंदर था। ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा अभी कि किस तरीके से ब्रिटिशर्स ने पहले इंडिया को कैप्चर किया, फिर उनके अफगानिस्तान को, और अभी बर्मा को। बाकी और भी वॉर्स इन्होंने लड़े, नेपाल के साथ भी एक वॉर लड़ा, तिब्बत में भी इन्होंने वॉर लड़े। तो इस तरीके से धीमे धीमे ब्रिटिशर्स ने पूरे अपने इंडियन एम्पायर को स्ट्रॉन्ग किया। और यही हम हमारा पर्पज था, समझना कैसे भी है। थोड़ा सा आप एनालिसिस कर लेते हैं हुआ क्या ऐसे। मतलब जो डलहौजी था ना, वो बहुत ही, उसके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। बहुत ही चालाक था। उसने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स हमने देखा जैसे किया, उसने पंजाब को एनेक्स किया, उसी ने ये बर्मीज वॉर पे ये इम्पोज किया, वॉर इम्पोज किया, सेकेंड वॉर। और बर्मीज जो थे उनको बोला जाता कि दे वर फूल बिकॉज दे कुड नॉट अंडरस्टैंड द ट्रू पर्पज ऑफ ट्रू कैपेसिटी ऑफ ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशर्स की उनकी ट्रू कैपेसिटी उनको नहीं पता चल रही। और वो चाइनीज और ब्रिटिशर्स के साथ जो डीलिंग कर रहे थे वो उतनी अच्छी डीलिंग्स नहीं थी, तो जिसकी वजह से उन्हें पूरा इतना बड़ा एम्पायर बर्मीज को अपना खोना पड़ा, और वो पूरा एम्पायर सीधा सीधा कंट्रोल में आ गया ब्रिटिशर्स के। ठीक है।